नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आप सबके लिए हम लेकर आए हैं जेनेटिक्स। क्या रहेगा? जेनेटिक्स जो हमारा रहेगा यानी प्लांट साइंस में अगर हम देखा जाए, अगर हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, अगर वो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या एमएससी का अगर पेपर देना है, या हमें यूपीपीसीएस जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी है डीएचओ जिसे बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर, तो उसके अंतर्गत भी कुछ वैकेंसी आई है। और यूपीपीसीएस के अंतर्गत कुल पोस्टों की संख्या जो 564 है, तो उसमें जो जेनेटिक्स का पार्ट भी कुछ पूछा जा सकता है, जिसमें 80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर में हमारे जैसे प्लांट ब्रीडिंग हो गया, जेनेटिक्स हो गया, सॉइल साइंस हो गया, बीड साइंस हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, और हार्टिकल्चर और एग्रोनॉमी, इन सभी से मिलाकर लगभग 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो हम आप सबको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, ये समझ लीजिए कई किताबों से हमने मिक्स करके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, कई किताब जैसे हमारा बैलूम फर्स्ट और जो बीडी सिंह की बुक है और नेमराज सुंडा, यानी कई बुकों से हमने इंक्लूड करके इसको बनाया है। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आने वाले जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आप सबको जरूर मिलता रहे। कुछ दिन से हम वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहे थे, थोड़ा प्रॉब्लम थी, टेक्निकल इशू या थोड़ा कोई दिक्कत चल रहा था, इसलिए हमने वीडियो आप सबको नहीं उपलब्ध करा पा रहे थे। तो अब कोशिश करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप सबको एक थ्योरी बेस पे वीडियो उपलब्ध कराएंगे क्योंकि जो हमारे यूपीपीसीएस के आगे चल के अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें प्री मेंस और इंटरव्यू 3 पेपर होते हैं। प्री मानते हैं अब एग्रीकल्चर के जितने भी एग्रीकल्चर की हमारी वैकेंसी अब यूपीपीसीएस या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आएंगी, तो 1980 के बाद समझ लीजिए 2019 में अब नियमावली में बदलाव किया गया, यानी जो भी नियम था उसमें बदलाव कर दिया गया कि अब जितने भी एग्रीकल्चर की वैकेंसी आएंगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, वो समझ लीजिए अलग आएंगी, एग्रीकल्चर वालों के लिए अलग, बाकी अदर जो बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से निकाली जाएंगी। तो उसमें एग्रीकल्चर का सिलेबस भी इंक्लूड कर दिया गया जो प्री में पूछे। बाकी मेंस में तो हमारा थ्योरी बेस पर आता है, तो मेंस में उसको हमें डिटेल रूप से जो भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव हमारा जो रहेगा उससे पूछे जाते हैं, प्लस जो अदर सब्जेक्ट भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता देना कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सेल। क्या देखेंगे? सेल यानी कोशिका। तो ये समझ लीजिए कि जितने भी हमारे जीव जंतु या पेड़ पौधे हों, क्या जीव जंतु और पेड़ पौधे, तो इन सभी का जो शरीर या निर्माण हुआ है सेल या कोशिका से हुआ। किससे हुआ? सेल या कोशिका से हुआ। तो ये समझ लेना कि जितने भी हमारे जीव जंतु और पेड़ पौधे, इन सभी का जो निर्माण हुआ सेल या कोशिका के संरचना द्वारा हुआ। तो पहले क्या होता है? सेल इज ए लैटिन वर्ड, यानी पहला क्वेश्चन है कि कोशिका किस भाषा का शब्द? तो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। फॉर्मेशन मतलब बना होता है। सेलुला या स्मॉल कंपार्टमेंट, किससे? सेलुला के स्मॉल कंपार्टमेंट से ये बना होता। तो ये ध्यान रखना, फॉर्मेशन ऑफ सेलुला या स्मॉल कंपार्टमेंट मतलब इन सबसे मिलकर, स्मॉल कंपार्टमेंट से मिलकर बना होता। अब आगे हम देख लेते हैं सेल की परिभाषा क्या होती है। व्हाट इज सेल? सेल की परिभाषा क्या होती है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो सेल इज द यूनिट ऑफ, या इसे हम कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल, या सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह भी, जिस तरह हमने दिया, या सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस तरह भी हो सकता है, या सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका कहने का मतलब कि कोशिका जो होती है सभी जीवधारियों की, स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, एंड फंक्शनल मतलब क्रियात्मक इकाई होती है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सभी जीवधारियों की, ऑल लिविंग, लिविंग मतलब जो जीव होते, सजीव होते, और ऑर्गेनिज्म मतलब जीवाश्मों, सभी जीवधारियों या जीवाश्मों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो यह ध्यान रखना कि कोशिका होता क्या है।
तो कोशिका सभी जीवधारियों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती। अब आगे हम देखते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल टर्म इज साइटोलॉजी। यानी जो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है किसका, जीव विज्ञान की एक शाखा है। डील्स विद द स्टडी ऑफ, इसके अंतर्गत हम अध्ययन, इसके अंतर्गत जो हम सेल का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत जो हम सेल का अध्ययन, ये समझ लीजिए ब्रांच यानी शाखा किसकी है, कोशिका जो होती है हमारी किसकी ब्रांच है, बायोलॉजी की ब्रांच है। इसके अंतर्गत जो हम कोशिका का अध्ययन करते हैं विद द स्टडी ऑफ सेल टर्म इज, इसके अंतर्गत जो कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहा जाता है। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज टर्म्ड साइटोलॉजी, ये हो जाए। अगर तो ये इस तरह भी पूछा जा सकता है कि साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, कोशिका का, या सेल इज द स्टडी ऑफ साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन हम किस में करते हैं, साइटोलॉजी में करते हैं। अब अगला हम देखते हैं, डिस्कवर्ड ऑफ सेल, कोशिका की खोज किसने की, डिस्कवर्ड ऑफ सेल यानी कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में। ये ध्यान रखना कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था, 1665 में। अब एक क्वेश्चन और आप सबको हम बता देना जो काफी पूछा जाता है, बायोलॉजी टर्म इज गिवन बाय, यानी बायोलॉजी शब्द किसने दिया, यानी जीव विज्ञान जिसे बोला जाता है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो लाइमार्क एवं ट्रेविरेनस ने कब दिया था, 1802 में। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछे जाता है, बायोलॉजी टर्म इज गिवन बाय, तो लाइमार्क एवं ट्रेविरेनस ने 1802 में। अब आगे हम देखते हैं, रॉबर्ट हुक स्टडी ए थिन स्लाइस, इन्होंने अध्ययन किया एक थिन मतलब पतले, एक स्लाइस मतलब टुकड़े में, अब बॉटल के टुकड़े में कार्क जो लकड़ी की ठेठी की, एंड फाउंड स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक बी हाइव एंड कॉल्ड देम सेल। इन्हीं रॉबर्ट हुक ने अध्ययन किया था एक पतली स्लाइस में, मतलब स्लाइस मतलब टुकड़े में, और बॉटल कार्क मतलब जो बॉटल होती है उसकी बॉटल में एक ठेठी, क्या कार्क मतलब बोला जाता है ठेठी, कि उसमें एक लकड़ी का ठेठी, जो उसका ढक्कन होता है उसमें लकड़ी का ठेठी लगा था। तो उन्होंने कुछ दिन बाद उसको निकाल के देखा कि उसमें हल्का सा मतलब सेल आर्गन या उसमें सूजन आ गया था। तो उन्होंने निकाल के देखा कार्क या ठेठी में, उन्होंने उसको पाया था, क्या उसको देखा बॉटल में, मतलब बोतल था उसमें, उसको निकाल कर देखा तो उसमें सेल पाया था। फाउंड द सेल मतलब फाउंड स्मॉल कंपार्टमेंट मतलब छोटे कंपार्टमेंट के रूप में पाया, लाइक बी हाइव, और उसकी संरचना कैसे थी, बी हाइव मधुमक्खी के छत्ते जैसा था। एंड कॉल्ड देन सेल, और उसके बाद उन्होंने उसे क्या कहा, सेल कहा था। तो ये ध्यान रखना कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो कोशिका को देखा था पतली स्लाइस ऑफ बॉटल कार्क, यानी बॉटल की पतली स्लाइस में देखा था, कार्क जिसे बोला जाता है उसमें देखा था, और स्मॉल कंपार्टमेंट के रूप में पाया था। और उसकी संरचना कैसी थी, बी हाइव मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना थी। एंड कॉल्ड, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उसे सेल कहा है। तो ये समझ लेना उन्होंने कहाँ पर इसकी खोज की थी। अब आगे हम देख लेते हैं, स्टडी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल, पहली बार जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया, स्टडी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल, पहली बार जीवित कोशिका का अध्ययन किसने, तो एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने। यह समझ लेना, अगर वहां पर पूछ लेता स्टडी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल, पहली बार जीवित कोशिका का अध्ययन, लिविंग मतलब जीवित, कोशिका का अध्ययन किसने किया, तो एंटनी वान ल्यूवेनहॉक, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, द बॉटनिस्ट एम.जे. स्लाइडन एंड जूलॉजिस्ट स्वान, क्या हो जाएगा, जूलॉजिस्ट स्वान फर्स्ट प्रोपोनेंट मतलब प्रतिपादित किया द सेल थ्योरी इन यानी 1839 में। तो पहली बार सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था, तो ये ध्यान रखना स्लाइडन एवं स्वान ने। किसने, स्लाइडन एवं स्वान ने, जो बॉटनिस्ट साइंटिस्ट थे, यानी बॉटनी के साइंटिस्ट स्लाइडन थे, और जूलॉजी के साइंटिस्ट कौन थे, स्वान थे। इन्होंने पहली बार प्रोपाउंडेड मतलब इन्होंने प्रतिपादित किया था कोशिका को, किसका यानी कोशिका सेल थ्योरी, किसको, सेल थ्योरी को पहली बार इन्होंने प्रतिपादित किया था। और कब इन्होंने दिया था, 1839 में। तो ये ध्यान रखना कि सेल थ्योरी किसने दिया, स्लाइडन एवं स्वान ने। कब दिया, 1839 में। और जो स्लाइडन थे वो कौन से साइंटिस्ट, बॉटनिस्ट साइंटिस्ट, और स्वान जो थे हमारे जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे। तो इसमें जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बने उसको हमने बता दिया। अब
सेल कॉल्ड इन सेल थ्योरी, सेल थ्योरी में क्या कहा गया है, ये देखते हैं। कॉल्ड इन सेल थ्योरी, यानी सेल थ्योरी में क्या कहा गया है। तो पहला पॉइंट, ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड ऑफ सेल। तो हमने बताया था पहले कि सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु किससे बने होते, सेल यानी कोशिका से बने होते। तो पहले ये आ जाता है कि ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड ऑफ सेल, कि सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे किससे बने होते, कोशिका से बने होते। ये पहला पॉइंट कहा गया कि सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत में कहा गया। दूसरा पॉइंट, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कोशिका जो होती है सभी जीवधारियों की संरचना, यानी आधार रूप से अगर देखा जाए बेसिक मतलब आधार रूप से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी सभी जीवधारियों की कोशिका जो होती है आधार रूप से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, ईच सेल फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, यानी प्रत्येक कोशिका क्रियात्मक रूप से स्वतंत्र होती। ईच सेल मतलब प्रत्येक कोशिका, फंक्शन मतलब क्रियात्मक रूप से, इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र होता। तो प्रत्येक कोशिका जो होता है क्रियात्मक रूप से स्वतंत्र होता। तो मेन पॉइंट है, तो एक बार इसको हम बता देना कि क्या क्या कहा गया कि सभी पेड़ और पौधे कोशिका से मिलकर बने होते हैं, पहला पॉइंट उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने दूसरा पॉइंट में ये कहा कि सेल इज द बेसिक्स, कि सभी कोशिका जो होता है आधार रूप से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, सभी जीवधारियों की आधार रूप से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती। तीसरा पॉइंट कि प्रत्येक कोशिका क्रियात्मक रूप से स्वतंत्र होती है। क्या होते हैं, क्रियात्मक रूप से स्वतंत्र होती है। और हम देखते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी वाज आल्सो नोन एज, मॉडर्न सेल थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है, मॉडर्न सेल थ्योरी इज कॉल्ड, या उससे कहा जाता सेल डॉक्ट्रिन या सेल प्रिंसिपल्स। तो ये ध्यान रखना, आधुनिक कोशिका सिद्धांत को क्या कहा जाता और क्या कहा जा सकता और किस नाम से जाना जा सकता है, तो सेल डॉक्ट्रिन या सेल प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता। तो ये ध्यान रखना, मॉडर्न सेल थ्योरी इज नोन एज सेल डॉक्ट्रिन या सेल प्रिंसिपल। अब आगे देखते हैं, ऑल सेल अराइज ओनली बी डिवीजन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी प्रत्येक कोशिका का जो जन्म होता है, क्या होता है, जन्म होता है या निर्माण होता है अपनी पहले वाली कोशिका के विभाजन से होता है, अपनी पहले वाली कोशिका के विभाजन से होता है, अपनी मातृ कोशिका के विभाजन से होता है। यानी ऑल सेल अराइज मतलब प्रत्येक कोशिका उत्पन्न होती, यानी प्रत्येक अन्य कोशिका जो होती है उत्पन्न होती है ओनली बी डिवीजन मतलब विभाजन होता फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी प्रत्येक कोशिका का निर्माण अपने मातृ कोशिका से होता है। मातृ कोशिका मतलब ये क्या होता है, जैसे हम सब का निर्माण जन्म किससे, अपने माता पिता से हुआ, तो इसी तरह होता है कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण अपने मातृ कोशिका से होता है। या इसे हम कहते हैं ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ये किसी ने कहा था, ओमनिस सेलुला ए सेलुला मतलब प्रत्येक कोशिका अपनी मातृ कोशिका से मिलकर बनी होती है, इसे हिंदी में कहा जाएगा ओमनिस सेलुला ए सेलुला, यानी प्रत्येक कोशिका अपनी मातृ कोशिका से मिलकर बनी होती। ये शब्द किसने बताया था, तो रुडोल्फ विर्चो, किसने, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला की प्रत्येक कोशिका अपनी पहले वाली कोशिका से मिलकर बनी होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लार्जेस्ट सेल, ये समझ लेना सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ऑस्टरिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा जिसे बोला जाता है, ये समझ लेना कि सबसे बड़ी कोशिका लार्जेस्ट सेल तो ऑस्टरिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अगला आ जाता है कि स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाए, क्या हो जाए, स्मॉलेस्ट सेल या सबसे छोटी कोशिका, तो माइकोप्लाज्मा जिसे बोला जाता है पीपीएलओ प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जिसे बोला जाता है। तो दो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है, लार्जेस्ट सेल सबसे बड़ी कोशिका ऑस्टरिच एग हो जाएगा 75 मिलीमीटर, दूसरा स्मॉलेस्ट सेल सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ये पीपीएलओ। उसके बाद लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो नर्व सेल, क्या हो जाएगा, नर्व सेल जिसे बोला जाता है तंत्रिका तंत्र। द साइज ऑफ मेजॉरिटी सेल यानी परिपक्व कोशिका का आकार कितना होता है, 3 से 30 माइक्रोन, ये ध्यान रखना।
द साइज ऑफ मेजॉरिटी सेल की प्रत्येक परिपक्व कोशिका का आकार कितना होता है, तो 3 से 30 माइक्रोन। तो ये थे हमारे सेल इंट्रोडक्शन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हमारा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और ये जरूर बताइएगा कि आप सबको ये लेक्चर कैसे लगा। अगर आप सब सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट जरूर किया कीजिए कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर कोई कमी है तो उसको हम कोशिश करेंगे दूर करने के लिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।